अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर रिव्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था वर्थिंग हाइट्स नॉवल था एक, जो कि एमिली ब्रोंटे ने लिखा था। इसकी मैंने आपसे फुल समरी और इसके करैक्टर्स को मैंने आपसे डिस्कस किया था। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी और मैंने बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझाया था और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ ही गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जेन ऑस्टन के हम पढ़ेंगे थीम्स। और इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था जेन ऑस्टन की बायोग्राफी पे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कोई भी नॉवल कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें जिस ऑथर ने वो लिखी है नॉवल, उसके राइटर के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। तो जेन ऑस्टन बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर थी। इनकी आज मैंने बायोग्राफी बता दी है। आज हम प्राइड एंड प्रेजुडिस एक नॉवल है, उसके मेजर थीम्स को हम डिस्कस करेंगे। ये भी जेन ऑस्टन ने ही लिखा है नॉवल, ठीक है। प्राइड एंड प्रेजुडिस के मेजर थीम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें ऑथर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। मैंने पहले भी बता दिया, लेकिन यहाँ भी आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। जेन ऑस्टन was an English novelist whose works of romantic fiction, net among the landed gentry, earned her a place as one of the most widely read writers in the English writer। ठीक है, ये बहुत फेमस राइटर थी जो कि इंग्लिश राइटर थी। आगे इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है, ये आप पढ़ लीजिएगा। She was educated primarily by her father and older brothers as well as through her own reading। ठीक है, ये जो थी इन्होंने ज़्यादा अर्सा कोई स्कूल या कॉलेजेस ज्वाइन नहीं किए, इनके फादर ने ही इनको स्टडी इनकी कंप्लीट करवाई थी, डन करवाई थी। हर वर्क्स इंक्लूड सेंस एंड सेंसिबिलिटीज़ जो कि 1811 में लिखा गया था, प्राइड एंड प्रेजुडिस 1830 में लिखा गया था, मैंसफील्ड पार्क 1814 में लिखा गया था एंड इमा जो कि 1860 में लिखा गया था। She also wrote Northanger Abbey and Persuasion, both published in 1818, जो कि 1818 में पब्लिश हुए थे, and began writing Sanditon but died before completing it। उन्होंने एक सैंडिटन पे लिखना शुरू किया था, एक नावल है ये भी इनका, लेकिन लिखने के दौरान ही इनकी डेथ हो गई थी। ये मैं नॉर्थेंगन अबे एंड परसुएशन जो नावल है ये इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए थे, शाया हुए थे, ठीक है। Her plots mostly highlighted the dependence of women on marriage to secure social standing and economic security। इनके जो मोस्टली नॉवेल्स जो थे, प्लॉट्स जो थे, वो वुमेंस के ना इंडिपेंडेंस पे लिखे गए थे कि वुमेंस के क्रिटिसाइज़ ना किया जाए, उनको इंडिपेंडेंट वे में उनको किया जाए, डिस्कस सारा कुछ ना, उनको आज़ादी दी जाए, इस चीज़ पे ये नॉवेल्स लिखती थी। She earned little fame during her lifetime, but the publication in 1869 of her nephew, a memoir of Jane Austen, introduced to her to a wide public, and it was by 1914 that she became widely accepted in academia as a great English writer। ठीक है, इनकी जो थी इन्होंने फेम हासिल की थी, लेकिन बहुत कम फेम हासिल हुई थी इनको लाइफ टाइम में, अपने लाइफ टाइम में। इनके जो थे एक नेफ्यू थे, उन्होंने इनके ऊपर अपना एक नॉवल लिखा, तो वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा फेम मिली है। वहाँ से इनका फेम जो था ना, वो टाइम इनका वहाँ से स्टार्ट हुआ है कि इनको बहुत ज़्यादा लोग जाना शुरू हो गए थे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ नॉवल इसके थीम्स आ जाते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवल के। इसमें जो फर्स्ट थीम जो है वो आ जाता है प्राइड, ठीक है। एज सेट इन द वर्ड्स of Mary at the beginning of the novel, human nature is particularly prone to pride। prone जो है ना, इसका सिनोनिम प्राइड है। वॉल्यूम 1 में डिस्कस किया गया है, चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। इन द नॉवल प्राइड प्रिवेंट्स द करेक्टर फ्रॉम सीइंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन एंड फ्रॉम अचीविंग हैप्पीनेस इन द फाइल। हम नॉवल में देख सकते हैं कि जो प्राइड था ना, वो प्रिवेंट कर रहा है करेक्टर को। आप कोई भी करेक्टर वहाँ चूज़ कर देख लें, उसमें से हर करेक्टर में ना जो प्राइड है वो एक लाजमी उन्होंने अपनी हैबिट्स में रखा हुआ है प्राइड। जिसमें आप वाइफ देख लें इनकी, उनमें भी है प्राइड। तो सॉरी कैथरीन की मदर देख लें, कैथी की, वो भी बहुत ज़्यादा प्राउड करती थी। जिनके साथ उनकी शादी हुई थी वो मैं आगे आपको सारा डिस्कस करूँगी, आपको पता लग जाएगा। प्राइड इज़ वन ऑफ द मेन बैरियर था नॉवल का, ठीक है। डैट क्रिएट्स एन ऑब्स्टेकल to Elizabeth and Darcy marriage। Darcy pride in his position in society leads him initially to scorn anyone outside of his own social circle। डार्सी जो था वो भी बहुत प्राउड करता है, लेकिन उसको जो प्राउड था वो अपने ऊपर अपनी दौलत की वजह से था, बिकॉज ही इज़ वेरी रिच, ठीक है। एलिजाबेथन वैनिटी क्लाउड्स हर जजमेंट, मेकिंग हर
prone to think ill of the Darcy and to think well of the victim. एलिजाबेथन जो थी वह एक क्राउड था जजमेंट, अपने जजमेंट की इसलिए जो थी इसमें इतना प्राउड नहीं था, ये बड़ी सिंपल सी बड़ी अच्छी सी लड़की थी एक. इन द एंड एलिजाबेथन रिब्यूक्स ऑफ डार्सी हेल्प हिम टू रियलाइज हिज फॉल्ट एंड टू चेंज अकॉर्डिंगली. एलिजाबेथ ने एंड पे जो था वो डार्सी को माफ़ कर दिया था और उसकी हेल्प भी की थी और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हुई थी, बहुत एम्बेरसमेंट का शिकार हुई थी कि मुझे डार्सी की बातों पर बिलीव करना चाहिए था, लेकिन इसने उस वक्त डार्सी पर यकीन नहीं किया था. ठीक है. डार्सी लेटर शोज़ Elizabethan that her judgments were wrong and she realized that they were based on vanity not on reason. डार्सी का जो लेटर था जो इसने एलिजाबेथ को लिखा था उसमें इसने शो किया था कि उसने जो भी किया था वो सब कुछ वैनिटी पे बेस्ड था, उसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं थी. ठीक है. इसमें नेक्स्ट आ जाता है प्रेजुडिस आ जाता है. प्राइड एंड प्रेजुडिस आर इनिशिएटली रिलेटेड इन दिस नावल. ये जो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस नावल की. एज क्रिटिक वाल्टन लिट्स कमेंट्स. वाल्टन लिट्स जो थे ये क्रिटिक थे, इन्होंने कमेंट किया था इन प्राइड एंड प्रेजुडिस. वन कैन नॉट इक्वेट डार्सी विद प्राइड और एलिजाबेथ विद प्रेजुडिस. जो था ये कह रहे थे, इन्होंने किया था जो प्रेजुडिस एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस था वो इक्वेट नहीं करता था डार्सी से कि विद प्राइड, एंड एलिजाबेथ को इन्होंने प्रेजुडिस से किया था. डार्सी प्राइड ऑफ प्लेस इज फाउंडेड ऑन सोशल प्रेजुडिस व्हाइल एलिजाबेथ इनिशियल प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम इज रूटेड इन प्राइड ऑफ हर ओन क्विक परसेप्शंस. एलिजाबेथ का जो इनका प्राइड था ना, इनिशियल जो इनका प्रेजुडिस था वो अगेंस्ट था, रूटेड जो इसकी जड़ें जो थी प्राइड के ख़िलाफ़ थी और क्यों की परसेप्शन थी इनकी एक. हाउएवर डार्सी ट्राइज टू ओवरकम हिज प्रेजुडिस एज इट डेमोन्स्ट्रेटेड व्हेन शी ट्रेस्ड द गार्डनर्स विद ग्रेट एक्टिविटी. डार्सी जो था इन्होंने अपने ओवरकम करने की कोशिश की थी अपने प्रेजुडिस को और प्राइड को जब भी इनके गार्डनर से जब इन्होंने गार्डनर को ट्रीट किया था. गार्डनर्स का भी मैं आगे आपको डिस्कस करूँगी नावल में. The gardeners are a much lower class than Darcy. गार्डनर्स जो थे ये लो फैमिली से बिलोंग करते थे जिन्हें डार्सी ने ट्रीट किया था. बिकॉज मिस्टर गार्डनर इज़ अ लॉयर, ये एक लॉयर थे. एंड मस्ट प्रैक्टिस अ ट्रेड टू अर्न अ लिविंग rather than living ऑफ द इंटरेस्ट और टू एन एस्टेट आ जेंटलमैन डू. ठीक है. ये एक जेंटलमैन भी थे. नेक्स्ट हमारा आ जाता है वुमेन एंड मैरिज. ये भी इस नावल का बहुत इंपॉर्टेंट थीम है. Austen is critical of the gender injustice present in 19th century English society. इन 19th सोसाइटी में जेन ऑस्टन जो थी वो आई थी इन चीज़ों में कि वुमेन एंड मैरिज पर इन्होंने राइट करना स्टार्ट किया था. द नोवेल डिमॉन्स्ट्रेट हाउ वुमेन सच आर चार्लोटी नीड टू मैरिज सिंपली इन ऑर्डर टू गेन फाइनेंशियल सिक्योरिटी. ये नोवेल जो है ये इशारा करता है कि एक वुमेन को जैसे कि चार्लोटी का इसमें जिक्र किया गया है, शादी करनी चाहिए सिंपली इन ऑर्डर टू गेन फाइनेंशियल सिक्योरिटी. ठीक है. The entailment of the Longbourn estate is an extreme hardship on the Bennet family. ये entailment थी जो कि Longbourn estate जो था ये एक एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल थी बेनेट फैमिली पे. आपको मैंने बताया था ये कुछ इतने रिच नहीं थे, ये भी लो फैमिली से बिलोंग करते थे. एंड इज़ क्वाइट ऑब्वियसली अनजस्ट, और जो कि बहुत ज़्यादा अनजस्ट था. The entailment of the Mr. Bennet estates leave his daughter in a poor financial situation. ये सारी चीज़ें जो थी इनकी बेटियों को एक poor situation में रहना पड़ता था इन चीज़ों की वजह से, which both requires them to marry and makes it more too difficult to marry well. इन सब चीज़ों की वजह से जो मिस्टर बेनेट थे और मिसेस बेनेट थी वो चाहती थी कि उनकी बेटियों की जो शादी है वो किसी ऐसी जगह हो जाए जहाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है, फाइनेंशियल सारे जो एक्सपेंसेस जो हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो, फाइनेंशियल तौर पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो. इससे चाहते थे इनकी बेटियों की शादी किसी अच्छे घर में हो. ठीक है. क्लियरली ऑस्टन बिलीव्स दैट वुमेन आर एट लीस्ट एज इंटेलिजेंट एंड कैपेबल एज मैन. जेन ऑस्टन का जो कहना था वो कहती थी कि वुमेन जो होती हैं वो आदमियों की तरह स्ट्रॉन्ग होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं और कैपेबल होती हैं. एंड कंसीडर देयर इंफीरियर स्टेटस इन सोसाइटी टू बी अनजस्ट. शी हरसेल्फ वेंट अगेंस्ट कन्वेंशन बाय रिमेनिंग सिंगल एंड अर्निंग लिविंग अ लाइफ थ्रू आवर नॉवेल्स. उन्होंने अपनी लाइफ को भी नॉवेल्स में डिस्कस किया था. नेक्स्ट इसमें आ जाता है क्लास. कंसिडरेशन ऑफ द क्लास एंड ओमनी प्रेजेंट इन दिस नावल. कंसिडरेशन और क्लास को कंसिडरेशन दिया गया है इस नावल में. क्लास पे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है, मतलब इस पर बहुत ज़्यादा बात की गई है. डार्सी इनऑर्डिनेट प्राइड इज़ बेस्ड ऑन हिज एक्सट्रीम क्लास कॉन्शियसनेस. डार्सी ने जो इसमें डिस्कस किया है प्राइड जो है ये कहीं बेस करता है क्लास कॉन्शियसनेस पे.
Yet eventually he sees that factor other than wealth determine who truly belong in the aristocracy. ये सारी जो चीज़ ही कह रही है aristocracy से belong करती हैं. Those such as Miss Bingley and Mrs. Hurst who are born into the aristocracy. Miss Bingley जो थी और Mr. Hurst जो थे जो कि aristocracy में पैदा हुए थे, are idle, mean-spirited and annoying. ये जो थे idle थे, mean-spirited थे, मतलब इनमें कोई इतनी तमीज़ नहीं थी और annoying भी थे बहुत ज़्यादा. Mr. and Mrs. Gardiner are not members of aristocracy. ये लोग एरिस्टोक्रेसी के मेंबर नहीं थे इन टर्म्स ऑफ वेल्थ और बर्थ, बट आर नेचुरल एरिस्टोक्रेट्स बाय विर्च्यू ऑफ देयर इंटेलिजेंस, गुड ब्रीडिंग एंड विर्च्यू. ये एरिस्टोक्रेसी के मालिक नहीं थे, मतलब एरिस्टोक्रेसी में ये नहीं पैदा हुए थे, लेकिन जो इनका बिहेवियर जो इनको सारी चीज़ों से अलग करता था वो इनका बिहेवियर था, इनकी इंटेलिजेंस थी, इनकी विर्च्यूज़ थी. ठीक है. मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर की ये बहुत अच्छी इनकी नेचर थी. दे हैव अ गुड हैबिट्स. The comic informality of Mr. Collins and an obvious relationship with Lady Catherine serves as a stark class consciousness and social formalities. Mr. Collins का मैंने आपको बताया इनके कज़न भाई थे, ये एक ही थे, क्योंकि अगर इनके कैथी के वालिद की डेथ होती तो फिर सारी प्रॉपर्टी वगैरह थी जो सारी मिस्टर कॉलिन्स के पास आनी थी. तो ये भी रिलेशनशिप में थे लेडी कैथरीन के साथ, लेकिन इनकी इसके साथ शादी नहीं हुई थी. ठीक है. नेक्स्ट हमारा थीम आ जाता है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. The novels portray a world in which society takes interest in the private virtue of its member. When Lydia elopes with Wickham, therefore जब elopes होता है भागना. ठीक है. जब लीडिया जो थी वो भाग गई थी विक्रम के साथ, इसलिए it is scandal to the whole society and an injury to an entire Bennet family. ये एक स्कैंडल बन गया था पूरी सोसाइटी में और बहुत ज़्यादा दुख की बात थी बेनेट फैमिली के लिए कि उनकी बेटी घर से भाग गई है. Darcy considered his failure to expose the wickedness of the Wickham character to be a breach of society duty, because its Wickham true character had been known other would not have been easily received by him. डार्सी को जो था वो विक्रम की इज्जत पता थी, लेकिन और कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन डार्सी को समझ नहीं आता कि इस इज्जत के बारे में कैसे बताए, इन सब चीज़ों को लोगों तक कैसे पहुँचाए. While Austen is critical of society ability to judge properly as demonstrated especially in their judgment, ऑस्टन जो थी वो क्रिटिकल होती रहती, क्रिटिसाइज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पे और हमेशा ये क्रिटिसाइजिंग का शिकार भी रही है. इन द जजमेंट ऑफ विकम एंड डार्सी शी डज बिलीव दैट सोसाइटी हैज़ अ क्रूशियल रोल इन द प्रमोटिंग वर्चूज़. और ऑस्टन का बिलीव था कि ये भी बिलीव था कि सोसाइटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है वर्चूज़ को प्रमोट करने में. ऑस्टन हैज़ अ प्रोफाउंड सेंस दैट इंडिविजुअल्स आर सोशल being and that their happiness is found through the relationship with others. According to the critic Richard Simpson, Austen has a throughout consciousness that man is a social being and that apart from the society there is not even the individual. ठीक है. यहाँ तक इसके थीम्स है जो मैंने आपको सारे डिस्कस कर दिए हैं. इसके टोटल 6 थीम्स है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए. एमसीक्यूज भी इसमें से आ जाते हैं, इसमें से आपको क्वेश्चनिंग भी हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. और अगर आप चाहते हैं कि ये नोट्स मैं कहाँ से लेती हूँ उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. अगर आप येस कहेंगे तो मैं आपको लिंक दे दिया करूँगी, अगर नहीं तो आपकी मर्ज़ी है. और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना लास्ट मत भूला करें. चैनल को सब्सक्राइब कर लें. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.